कृषि उपज से आत्मनिर्भरता। इन्वेस्टमेंट छोटे शहरों में भी आए, आय को दुगना करने में सक्षम है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे खास कार्यक्रम विचार विमर्श में। मैं हूं मुकुल शर्मा। आज खास तौर से विचार विमर्श हम करने जा रहे हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर। जी हां, और ये किसानों के लिए एक सौगात है, क्योंकि इसके जरिए जो लाभ मिलने वाले हैं किसानों को वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके लिए जानना ज़रूरी कि किस तरीके से जो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी है ये सुनिश्चित किया जाता है और किन कारकों को ध्यान में रखकर इसमें बढ़ोतरी की जाती है। साथ ही हम आपको बताएंगे जो हाल ही में 23 कृषि जीन्स हमारे जिनको रबी सीजन के लिए जिनके न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है, किस तरीके से इनका लाभ किसानों को मिल सकेगा। ना सिर्फ किसानों को लाभ बल्कि जो उपज है उसके आंकड़े भी काफ़ी बेहतर हमारे सामने आएंगे आने वाले समय में। इस पर आज ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे और आपको बताएं हमारे साथ विजयपाल शर्मा जी जुड़ चुके हैं, सीएसीपी के चेयरमैन हैं आप। बहुत बहुत स्वागत आपका विचार विमर्श में। धन्यवाद। डॉक्टर सुरेश पाल, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं कृष्णवीर चौधरी जी, आप किसान नेता हैं, और वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह जी आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में, जहां आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एमएसपी को लेकर, जो कि किसानों के लिए सौगात है और किस तरह की सौगात जो है ये इसका जो लाभ है किसानों को अब आने वाले समय में मिलेगा ये आपको बताएंगे। लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। मैं देश के प्रत्येक किसान को इस बात का भरोसा देता हूं कि एमएसपी की व्यवस्था जैसे पहले चलती आ रही थी वैसे ही चलती रहने वाली है। इसी तरह हर सीजन में सरकारी खरीद के लिए जिस तरह अभियान चलाया जाता है वो भी पहले की तरह चलते रहेंगे। सरकार ने रबी फसलों के समर्थन मूल्य में जोरदार बढ़ोतरी की है। गेहूं, चना, सरसों, जौ और मसूर का समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है। देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था समाप्त नहीं होगी। मैं सरकार की ओर से ये कहना चाहता हूँ, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, एमएसपी पर कोई फर्क आने वाला नहीं है। रबी सीजन में सबसे ज्यादा पैदा होने वाले अनाज गेहूं के एमएसपी में 50 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है और यह बढ़कर 1975 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। इसी तरह चने का समर्थन मूल्य 225 रुपए प्रति क्विंटल बढ़कर अब 5100 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। सरसों के समर्थन मूल्य में 225 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है और ये 4650 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। जबकि मसूर के समर्थन मूल्य को 300 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 5100 रुपए और जौ के समर्थन मूल्य को 75 रुपए बढ़ाकर 1600 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। एमएसपी के मुख्य रूप से दो उद्देश्य हैं: भाव में दबाव के दौरान किसानों की सहायता करना और सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्यान्न खरीदना। मोदी सरकार ने पिछले 6 साल के दौरान एमएसपी में काफी बढ़ोतरी की है, जिससे उत्पादन में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यानी सीएसीपी कुछ कारकों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करता है। वो कारक इस तरह से हैं: विशेष जीन्स या जीन्सों के समूह की अर्थव्यवस्था की संपूर्ण संरचना, उत्पादन लागत, आदानों की कीमत में बदलाव और इनपुट आउटपुट मूल्य समानता। इनके अलावा मंडी की कीमतों में रुझान, मांग और आपूर्ति, अंतर फसलन मूल्य समानता और औद्योगिक लागत संरचना पर प्रभाव भी इन कारकों में शामिल है। साथ ही जीवन यापन की लागत पर प्रभाव, सामान्य मूल्य स्तर पर प्रभाव, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य स्थिति, किसानों की ओर से भुगतान की गई कीमतों और प्राप्त कीमतों के बीच समानता के अलावा जारी कीमतों पर प्रभाव और राज्य सहायता के लिए बाधाओं की भी एमएसपी निर्धारण में विशेष भूमिका है। सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों, राज्य सरकारों और दूसरे संगत मंत्रालयों की राय को ध्यान में रखते हुए एमएसपी का निर्धारण करती है। आमतौर पर आकलन 3 तरह की गणना पद्धतियों पर आधारित होता है:
इन्हें A2 पद्धति, A2 प्लस, FL पद्धति और C2 पद्धति कहा जाता है। गणना के बाद MSP प्राप्त रकम से 50% अधिक होती है। सरकार फसलों का उत्पादन सुनिश्चित करने और इसे बढ़ावा देने के लिए ओपन इंडेड MSP नाम की एक उदार खरीद नीति अपनाती है। ओपन इंडेड MSP में कोई खरीद लक्ष्य नहीं है। इसके बजाय सरकार FCI जैसी खरीद एजेंसियों को MSP पर खरीद करने की अनुमति देती है। 2016 और 17 के दौरान देश भर में 20,50,000 किसान MSP से लाभान्वित हुए थे। 2018 और 19 में यह बढ़कर 39,80,000 हो गया। सरकार समिति की ओर से दी गई सिफारिशों के आधार पर MSP को निर्धारित करती है। CACP ने वर्तमान में 23 कृषि जिन्सों के लिए MSP की सिफारिश की है, जिसमें 7 अनाज, 5 दलहन, 7 तिलहन और 4 वाणिज्यिक फसलें शामिल हैं। अनाज में धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ और रागी। दलहन में चना, अरहर, मूंग, उड़द और मसूर। तिलहन में मूंगफली, रेपसीड, सोयाबीन, सरसों, सूरजमुखी, कुसुम और रामतिल। जबकि वाणिज्यिक फसलों में कोपरा, जूट, कपास और गन्ने का नाम शामिल है। 6 सालों में कितना बढ़ा प्रमुख फसलों का MSP? 1,450 से 1,975 रुपए, बढ़त 36.2%। धान सामान्य 1,360 रुपए प्रति क्विंटल से 1,868 रुपए प्रति क्विंटल, बढ़त 37.35%। मक्का 1,310 रुपए प्रति क्विंटल से 1,850 रुपए प्रति क्विंटल, बढ़त 41.22%। सरसों 3,100 रुपए प्रति क्विंटल से 4,650 रुपए क्विंटल, बढ़त 50%। सोयाबीन 2,550 रुपए प्रति क्विंटल से 3,880 रुपए क्विंटल, बढ़त 52.15%। मूंगफली 4,000 रुपए प्रति क्विंटल से 5,275 रुपए प्रति क्विंटल, बढ़त 31.87%। चना 3,175 रुपए क्विंटल से 5,100 रुपए क्विंटल, बढ़त 60.62%। अरहर 4,350 रुपए प्रति क्विंटल से 6,000 रुपए प्रति क्विंटल, बढ़त 37.93%। उड़द 4,350 रुपए प्रति क्विंटल से 6,000 रुपए प्रति क्विंटल, बढ़त 37.93%। मूंग 4,600 रुपए प्रति क्विंटल से 7,196 रुपए प्रति क्विंटल, बढ़त 56.43%। मसूर 3,075 रुपए प्रति क्विंटल से 5,100 रुपए प्रति क्विंटल, बढ़त 65.85%। कपास 4,050 रुपए प्रति क्विंटल से 5,825 रुपए प्रति क्विंटल, बढ़त 43.82%। कुसुम 3,050 रुपए प्रति क्विंटल से 5,327 रुपए प्रति क्विंटल, बढ़त 74.65%। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और जाना उन तमाम 23 कृषि जिन्सों के बारे में जिसमें ऐतिहासिक वृद्धि की गई है। और ये वृद्धि अगर देखी जाए अभी के नहीं है, पिछले 6 साल से लगातार वृद्धि की जा रही है जिससे किसानों को लाभ मिल सके। लेकिन सबसे पहला सवाल यही उठता है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जब ये सुनिश्चित किया जाता है या इसमें वृद्धि की जाती है तो कौन से ऐसे प्रमुख कारक हैं जिनको ध्यान में रखा जाता है। इस बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आइए सबसे पहले रुक कर लेते हैं प्रोफेसर विजयपाल शर्मा जी का। यहाँ पर विजयपाल जी जानना चाहेंगे आपसे कौन से प्रमुख कारक जब हम MSP की बात करते हैं तो? देखिए, जब हम न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करते हैं तो उसमें मुख्य तौर पे जो है एक तो उसका उत्पादन लागत कितना है जी, और उसके साथ ही साथ ये देखना पड़ता है कि उस जो आपकी फसल है उसका जो डिमांड सप्लाई पोजीशन जो आपके डोमेस्टिक मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट्स में क्या है, उसी तरीके से उसके जो प्राइसेस हैं वो अपने डोमेस्टिक मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट में कैसे हैं जी। और इसी के साथ साथ जो है एक जो टर्म्स ऑफ ट्रेड होते हैं एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर के,
तो उनको भी ध्यान में रखते हैं। और उससे महत्वपूर्ण चीज ये है कि हम ऐसा एक न्यूनतम समर्थन मूल्य देना चाहते हैं जिससे कि हम किसानों को जो है एक प्रोत्साहित कर सकें कि वो उन फसलों को पैदा करें जिनकी जो है एक मार्केट में डिमांड होती है जी। और साथ ही साथ उसमें जो हमारे जो प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं, चाहे वो आपका जल हो, चाहे आपका जमीन हो या बाकी जो रिसोर्सेज होते हैं, तो उनका रैशनल यूटिलाइजेशन हो। और जैसा कि आप जानते हैं, सरकार ने ये तय किया है कि कम से कम 50% लाभांश जो है वो किसान को मिले। तो ये सारी चीजें जो हम ध्यान में रखते हैं। जी बिल्कुल विजयपाल जी, और हाल ही में जिस तरीके से रबी सीजन के लिए जो हमारी कृषि जिनसे हैं 23 उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है, वहाँ भी अगर देखा जाए, क्योंकि पिछले 6 सालों के अगर आंकड़े देखें तो उसमें एक बड़ा उछाल नजर आता है 2014 से लेकर अब तक की अगर बात की जाए तो। हाँ देखिए, हमारा प्रयास ये है कि मैंने कहा कि किसान को जो है वो एक लाभकारी मूल्य मिले, और लाभकारी मूल्य उसको मिलेगा तो किसान जो है वो प्रोत्साहित होगा कि वो आपकी जो इम्प्रूव टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी है, उसको अडॉप्ट करेगा और वो मार्केट डिमांड के हिसाब से जो वो पैदा करेगा। तो इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो पिछले 5-6 साल में जो है एक अभूतपूर्व वृद्धि करी है, और उसमें मैंने जैसा कहा कि हमें उन चीजों पे, उन फसलों पे ध्यान देना पड़ेगा जिनकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और आपने ये देखा होगा कि हमने जो है मुख्य तौर पर जो हमारी दलहन फसलें हैं या तिलहन फसलें हैं, या फिर हमारे जो एक जो न्यूट्री सीरियल जिनको कहते हैं, चाहे ज्वार हो, बाजरा हो या मोटे अनाज, मोटे अनाज को जो है वो हमने एक ज्यादा महत्व दिया है, और उनकी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि है वो दूसरी फसलों के निस्बत जो है वो काफी ज्यादा है। जी बिल्कुल, हम मान सकते हैं विजयपाल जी, ना सिर्फ खाद्य सुरक्षा बल्कि उसके साथ साथ पोषण सुरक्षा के लिहाज से भी ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तरह की जो फसलें हैं अगर उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की जाती है तो। बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा कि देखिए आज भारत जो है वो आपका चावल में जो है सबसे बड़ा निर्यातक है जी, और गेहूं में जो है हम सेल्फ सफिशिएंट है, इनफैक्ट हमारे पास उसके भी सरप्लसेस हैं। लेकिन जैसा कि आपने देखा होगा कि हम काफी टाइम से जो है वो एक आयात पे निर्भर थे, चाहे वो दलहन की फसलें हो या आपके जो है एडिबल ऑयल्स जी। तो दलहन की फसलों में तो हमने एक भूतपूर्व जो है एक सफलता प्राप्त की है पिछले 4-5 साल में जी। हमारी जो उत्पादन 14-15 मिलियन टन के लगभग, 15-16 मिलियन टन के लगभग होता था, वो आपका 23-24 मिलियन टन हो गया है जी। और उसमें 2 मुख्य कारण जो है, एक तो ये है कि हमने एक जो न्यूनतम समर्थन मूल्य में जो है वो दलहन फसलें जो है उनमें काफी ज्यादा वृद्धि की, और साथ ही साथ सरकार ने ये सुनिश्चित किया कि हम जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य को जो है उसको ऑनर करें, और उसका प्रोक्योरमेंट भी हुआ जी। बिल्कुल, अभी हमारे लिए जो एक समस्या है वो है आपके एडिबल ऑयल्स का है जी। तो खाद्य तेल देखा होगा कि खाद्य तेल जो है, तो हमारा जो है अभी ध्यान ये है कि हम जो है उसमें भी आत्मनिर्भर बने, क्योंकि हमारा जो आयात है वो कम से कम 70,000 करोड़ रुपए का सालाना जो है वो खाद्यान्न तेलों पे होता है जी। बिल्कुल, और हमारी चाहे वो न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात हो, चाहे हमारी वो प्रोक्योरमेंट की बात हो, तो हमारा जो फोकस है वो अब ये है कि हम जो है उसमें भी आत्मनिर्भर बने, और आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ हम जो है एक निर्यातक के रूप में भी उभर कर सामने आए। तो हमारी जो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाली जो पॉलिसी है, तो उसमें हम इन चीजों को बिल्कुल ध्यान में रखते हैं जी। बिल्कुल विजयपाल जी, अगर देखा जाए जैसा आपने कहा कि जो एक हम कह सकते हैं निर्भरता जो है खाद्य तेलों के हमें आयात करना पड़ता है, वो निर्भरता कम हो सकेगी, क्योंकि हमारे जो किसान हैं तिलहनी फसलों का ज़्यादा उत्पादन लेंगे, ज़्यादा उपज लेंगे, अगर बेहतर भाव उनको मिल सकेगा। साथ ही किसान के लिहाज से कितना आप इसको महत्वपूर्ण देखते हैं, ना सिर्फ उनकी आमदनी दोगुनी हो सकेगी, बल्कि जब आत्मनिर्भर भारत की हम बात कर रहे हैं तो आत्मनिर्भर कृषि होगी तो हमारा किसान और सशक्त और मजबूत हो सकेगा। देखिए, मैं तो इससे भी एक कदम आगे जाना चाहता हूं कि हम आत्मनिर्भर बनने की बजाय जो है हम एक निर्णायक निर्यातक के रूप में उभरे जी। जैसा कि मैंने कहा कि राइस में हम ऑलरेडी सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं, तो धीरे धीरे ये हमारा ध्यान जो है सिर्फ इन्हीं फसलों पे नहीं रहना चाहिए कि हम उसमें गेहूं, चावल, दलहन और तिलहन की फसलों की बात करें। हमें जो है वो जो डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर है, चाहे वो आपका फल हो, चाहे सब्जियां हो, या साथ ही साथ आपका चाहे वो डेयरी सेक्टर हो या फिशरीज सेक्टर हो या बाकी जो अलाइड सेक्टर है, उन पे हमें फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि वो सेक्टर जो है वो आपके हाई ग्रोथ सेक्टर हैं। और मैंने जैसे कहा कि जैसा कि मार्केट में डिमांड किस चीज की है, तो डिमांड हमारी जो उस साइड शिफ्ट हो रही है, और इसीलिए हमें जो है हमारे किसानों को प्रोत्साहित करना पड़ेगा कि हमारे किसान भाई जो हैं वो एक डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर की तरफ जाएं, जिससे कि हमें
जैसा कि मैंने कहा कि ना सिर्फ आत्मनिर्भर बट हम एक निर्यातक के रूप में भी उभर कर सामने आए। जी बिल्कुल विजयपाल जी, एक आखिरी सवाल और आपसे यहाँ लेना चाहेंगे हम। जिस तरीके से आपने बताया कि ये सुनिश्चित तो हम करते हैं कि जो किसान है उसकी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जाए अगर उसको ज़्यादा बाजार भाव नहीं मिल रहा है, लेकिन कहीं कहीं पर अगर ये स्थिति नहीं रहती है, अगर बाजार भाव, अगर हम न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात कर रहे हैं, उस पर अगर उनसे खरीद नहीं की जा रही है, ऐसी स्थिति में किसान कहाँ पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं? देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक तो यह है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि हमने पिछले 5-6 साल में जो है वो मैंने कहा कि जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य तो बढ़ा ही बढ़ा है, लेकिन उसके साथ अगर आप देखेंगे तो हमारी जो प्रोक्योरमेंट है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ी है। जैसे कि मैं आपके चावल की बात करूं, पैडी की बात करूं, राइस की, तो उसमें जो हमारा 2015-16 में जो था लगभग 342 लाख मेट्रिक टन जो प्रोक्योरमेंट था, और वो पिछले साल बढ़ के जो है 510 लाख मेट्रिक टन जो हो गया, तो लगभग 50% की वृद्धि हुई। इसी तरीके से आप अगर गेहूं की बात करेंगे तो गेहूं में भी हमारा जो है कम से कम जो है वो 65 से 70% जो है वो वृद्धि हुई पिछले 5 साल में जी। और इसके साथ ही साथ जो हमारे किसान भाई हैं, जो मान लीजिए कि आपके 2016-17 में जैसे मैं गेहूं की बात करूं तो सिर्फ 20-21 लाख किसान भाई जो हैं वो हमारे सिर्फ न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ उठा सकते थे, जबकि इस साल जो वो संख्या है वो बढ़कर आपका 44 लाख किसान भाइयों पे लगभग पहुंच गई है। तो ऐसा है कि इसके साथ ही साथ जो है हमें एक कॉम्पिटिटिव मार्केट जो है वो भी एक क्रिएट करनी पड़ेगी, और उस दिशा में जैसे आप देखेंगे तो एक बुनियादी जो हमारा मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, बुनियादी ढांचा जो है, उसको सशक्त करने की बात है। चाहे वो हमारा जो ये रूरल हार्ट्स को जो है ग्रामीण रूरल मार्केट्स में डेवलप करने की बात हो, चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की बात हो, और जो अभी ये 3 जो हमारे अभी जो कानून बने हैं, वो मुझे लगता है कि उनकी वजह से जो हमारी एग्रीकल्चर मार्केट्स बहुत एफिशिएंट होंगी, बहुत कॉम्पिटिटिव होंगी, और हमारे किसान को जो है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज्यादा भाव जो है वो आपको ओपन मार्केट में मिलेगा। तो मेरा ये मानना है कि ये जो ऐतिहासिक फैसले हैं उनकी वजह से जो है हमारे एग्रीकल्चर मार्केट के जितने भी कॉन्स्ट्रेंट्स है वो दूर होंगे, और हमारे किसान भाइयों और बहनों को जो है उसका एक बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। जी बिल्कुल, काफ़ी अच्छा लाभ जो है इसका नज़र आ सकता है। लेकिन विजयपाल जी, जैसे आपने कहा कि अगर पूरे देश की बात की जाए, ना सिर्फ हमारे पास ई-नैम जैसे प्लेटफॉर्म भी मौजूद हैं, और इसके साथ साथ एक देश एक बाजार की हम बात करते हैं, उस लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है जो MSP की हमारी वृद्धि है। बिल्कुल, देखिए मैंने ये कहा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस का हमें ये मान के चलना चाहिए कि वो हमारा न्यूनतम समर्थन मूल्य है, और हमारा प्रयास जो है वो इस दिशा में होना चाहिए कि हमारे किसान को जो है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज्यादा भाव मिले। और उसका ज्यादा भाव तब मिलेगा अगर वो एक क्वालिटी प्रोड्यूस पैदा करेगा, और उसके पास जो है बायर जो है वो बहुत, मान लीजिए उससे जो है ज्यादा बायर खरीदने वाले होंगे, तो उसमें एक कॉम्पिटिटिव जब मार्केट होगी तो वो मेरा ये मानना है कि उससे किसानों को लाभ होगा। तो हमें जो है सिर्फ ये MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य पे ही बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। ये तो एक एश्योर्ड गारंटेड जो एक प्राइस है, एक मूल्य जो है वो किसान को मिलता है, लेकिन हमारा प्रयास मैंने ये कहा कि ये होना चाहिए किसान हमारा जो वो डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाए, उसको जो है एक जो है कोई जो हमारे बंधन जितने भी हैं ये जो मार्केटिंग में थे कि किसान जो है किसी एक ही मंडी में बेच सकता है, तो आज अगर आप काफी जगह काफी फसलों की बात करेंगे तो किसान हमारे जो है वो अब इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की वजह से वो एक नेशनल मार्केट की तरफ जुड़े हुए हैं। तो हमारा सबका एक उद्देश्य यही होना चाहिए कि हमारा किसान जो है वो सशक्त हो, हमारा किसान जो है समृद्ध हो, और किसान जब समृद्ध होगा तो हमारा देश समृद्ध होगा। और मुझे ये लगता है कि जितने भी हमारे प्रयास हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी साइड पे हो, चाहे हमारा वो बुनियादी ढांचा जो है वो एग्रीकल्चर मार्केट्स का हो, या आपका रूरल रोड्स का हो, या बाकी जो आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा ध्यान सरकार दे रही है। जैसे कि आपने देखा होगा कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो अभी 1 लाख करोड़ का जो आत्मनिर्भर भारत अभियान की के अंदर जो अंतर्गत जो है, तो वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करेगा, एक स्ट्रेंथन करेगा। और इसी तरीके से हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे APMC मार्केट जो थी वो जब वो बनी थी तो उनका एक महत्व था, लेकिन वो धीरे धीरे जो है वो बहुत एफिशिएंट नहीं रही। तो मेरा ये मानना है कि अब ये कंपटीशन होगा तो हमारी APMC मंडीज जो है वो भी एक
सशक्त रूप से जो है एक कॉम्पिटिटर के रूप में उभरेंगी और उसका फायदा जो है हमारे किसानों को होगा। जी बिल्कुल, ये काफ़ी महत्वपूर्ण, किसानों को भी ये समझना होगा कि जो एमएसपी की व्यवस्था है वो अभी भी जारी है और आगे भी जारी रहेगी, जिससे किसानों को फायदा मिल सके। फिलहाल विचार विमर्श में यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे इन तमाम प्रयासों के बारे में जो सरकार द्वारा किए जा रहे हैं और क्या इसका असर हमारे कृषि क्षेत्र पर पड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत विचार विमर्श में। आइए अब इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक और खास रिपोर्ट पर। एमएसपी क्या है? सरकारी हस्तक्षेप का एक रूप है। उपज के भाव गिरने पर किसान को सुरक्षा देती है, किसानों को गारंटीड मूल्य दिलाती है। सरकार किसानों से एमएसपी पर उपज खरीदती है। एमएसपी के मुख्य उद्देश्य: दबाव में बिक्री के समय किसानों की सहायता करना, सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्यान्न खरीदना। एमएसपी निर्धारण के मुख्य कारक: उत्पादन लागत, आदानों की कीमतों में बदलाव, इनपुट आउटपुट मूल्य समानता, मंडी की कीमतों में रुझान, मांग और आपूर्ति, औद्योगिक लागत संरचना पर प्रभाव, जीवन यापन की लागत पर प्रभाव, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य स्थिति, किसानों द्वारा भुगतान की गई कीमतों और प्राप्त कीमतों के बीच समानता, जारी कीमतों पर प्रभाव और राज्य सहायता के लिए बाधाएं। इन फसलों में मिलती है एमएसपी: अनाज, धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, पर्ल मिलेट, जौ और रागी, दलहन, चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर, तिलहन, मूंगफली, रेपसीड, सोयाबीन, सरसों, सूरजमुखी, कुसुम और रामतिल, वाणिज्यिक फसल, कोपरा, जूट, कपास और गन्ना। सीएसीपी क्या है? भारत सरकार की विकेंद्रित एजेंसी है। संसाधनों के उपयोग को अनुकूल बनाती है, आधुनिक प्रौद्योगिकी के लिए किसानों को प्रेरित करती है। खरीद मूल्य क्या है? एमएसपी ही खरीद मूल्य है। एमएसपी पर किसानों से फसल खरीदी जाती है। ऐसे तय होती है एमएसपी। सीएसीपी की सिफारिशें राज्य सरकारों और संगत मंत्रालयों की राय से गणना के बाद प्राप्त रकम से 50% ज्यादा होती है एमएसपी। ओपन एंडेड एमएसपी: उदार खरीद नीति है ओपन एंडेड एमएसपी। ओपन एंडेड एमएसपी कोई खरीद लक्ष्य नहीं, एजेंसियों को है एमएसपी पर खरीद की अनुमति। एमएसपी के लाभान्वित किसान: एमएसपी से लाभ प्राप्त करने वाले किसानों की संख्या बढ़ रही है। 2016-17 में 20,50,000 किसानों को लाभ मिला था। 2018-19 में ये संख्या बढ़कर 39,80,000 हो गई। पिछले 6 साल के दौरान मोदी सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी बढ़ोतरी की है। तब से अब तक मसूर में 2,025 रुपए, चने में 1,925 रुपए और गेहूं में 525 रुपए की बढ़त हो चुकी है। इसी तरह धान में 488 से 540 रुपए तक, अरहर और उड़द में 1,650 रुपए, जबकि मूंग में 2,596 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
तो रिपोर्ट आपने देखी और जाना कितना महत्वपूर्ण है, और हर एक महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ सरकार ने लिया है किसान के हित को देखते हुए, और कोशिश यही की जा रही है ना सिर्फ आत्मनिर्भरता बल्कि जो आमदनी है वो किसान की दोगुनी हो सके, लागत कम हो सके। डॉक्टर सुरेश, यहाँ सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे, जब हम एमएसपी की बात करते हैं और एक तरीके से किसानों के हित की बात कही जाती है एमएसपी को हमेशा जोड़कर, लेकिन फिलहाल में देखा जाए किस तरीके से एक जोरदार बढ़ोतरी इसमें की गई, आप किस तरीके से देख रहे हैं, कितना फायदा इससे आपको लग रहा है किसानों को मिलेगा? ये बहुत समय से चल रही है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है ये है कि किसानों को बताया जाए कि बाजार में भाव कैसा होने वाला है, लेकिन भाव बाजार में कम होता है तो सरकार उस पे एमएसपी के ऊपर खरीदारी करेगी। और ये जरूरी इसलिए है कि सरकार पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में जो खाद्यान्न का वितरण करती है वो बाजार से खरीदती है, तो दोनों के लिए, किसानों के लिए, उपभोक्ताओं के लिए, जो गरीब वर्ग का उपभोक्ता है उन दोनों के लिए फायदेमंद चीज है जी। इसको लेकर सरकार ने काफी पहल की है। अभी सरकार ने ये घोषित किया है कि भाई हम जो एमएसपी है वो लागत का करीब 1.5 गुना एमएसपी डिक्लेयर करेंगे, और उसको सरकार कर भी कर रही है जी। लेकिन के साथ में हमें देखा जाए कि अभी एमएसपी पे जो प्रोक्योरमेंट होता है इसमें काफी भ्रांति ये है, काफी लोग ये कहते हैं कि इसमें कुछ ही किसानों को फायदा होता है, ऐसी बात नहीं है जी। इसी साल देखा जाए चावल और इसको गेहूं को मिला के देखा जाए करीब 90 मिलियन टन सरकार ने खरीदारी की है। इसमें से करीब 38-39 मिलियन टन उसमें गेहूं है जो फिलहाल कोविड के टाइम में ही सरकार ने खरीदारी की है जी। तो ये जाए कुल मिला के जब ये व्यवस्था शुरू की गई थी उसमें हमारा कुल उत्पादन इतना होता था, तो हम एक छोटी स्टेज से अब लार्ज स्टेज पे ऐसे पहुंच गए हैं कि सरकार का इंटरवेंशन 90 मिलियन टन का प्रोक्योरमेंट है जी मार्केट से। जो टोटल फूड ग्रेन का जो हमारा प्रोडक्शन है 295 मिलियन टन है जी। तो आप देख लें काफी मात्रा में जो हमारा उत्पाद है, और जो बाजार में आता है उसका प्रतिशत देखें तो और ज्यादा होगा। तो इससे काफी किसानों को फायदा होता है। साथ में एमएसपी जो होता है एक सिग्नल भी देता है बाजार में कि इसके आसपास इससे थोड़ा बेहतरी कोशिश की जाती है कि इतना भाव बाजार में रहेगा, कम होता है तो उसको खरीदती है। तो ये उसका उद्देश्य है। किसानों को तो इसमें फायदा ही होता है, लेकिन साथ में जो सरकार की नीति है खाद्यान्न को उपलब्ध कराना, अभी तो नवंबर तक सरकार ने कहा है कि हम पहले जितना देते थे उससे भी ज्यादा गरीब लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराएंगे। तो उनके लिए भी ये स्कीम है, और सरकार की बार बार घोषणा ये की जा रही है कि एमएसपी भी और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन दोनों कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये सरकार के हित में भी है, ये किसानों के हित में भी है, और ये उपभोक्ता के हित में भी। बिल्कुल पूरी तरीके से जो व्यवस्था है आगे भी जारी रहेगी। इस बारे में कृष्णवीर जी आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसा कि डॉक्टर सुरेश पाल ने हमें बताया कि जो न्यूनतम की जब हम बात करते हैं तो कम से कम इतना जो मूल्य है भाव वो तो हमें हमारे किसान को मिले ही, लेकिन जिस तरीके से सरकारी खरीद में भी हम देखते हैं उत्पादन हमने बढ़ाया है, तो सरकारी खरीद का आंकड़ा भी बढ़ा है। कितना फायदा आपको लग रहा है कि जो किसान है उनको अब मिल रहा है इससे? देखिए मुकुल, इसमें जो व्यवस्थाएं हैं बहुत लंबे समय से न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीद जो है सरकार करती रही है जी। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए इसकी खरीद सरकार ज्यादातर उपयोग उसी के लिए होता है। वर्तमान हालात को देखें तो सरकार ने जो लागत है उस पर 50% लाभकारी मूल्य को जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है जी। सरकार का ये मानना है कि जिस तरह से खरीद चलती रही है उसमें पिछले साल के मुकाबले में आप देखें तो उसको बढ़ा के ही खरीद किया गया है। अभी भी जो धान की खरीद शुरू की गई है और जो आगे फसल की खरीद होगी वो पिछले साल के मुकाबले ज्यादा ही सरकार खरीद करेगी जी बिल्कुल। आगे भी मैं आपसे कई सवाल यहाँ लूंगा, लेकिन जैसा आपने कहा एक सवाल यही उठता है कि आखिर क्यों किसानों को बरगलाया जा रहा है और क्यों जो उनके हित में है उसको अहित बता दिया जाता है। इस बारे में एसपी सिंह जी आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि पिछले 6 वर्षों की अगर हम बात करते हैं 2014 से लेकर अब तक अगर देखा जाए तो अच्छा खासा उछाल नजर आता है न्यूनतम समर्थन मूल्य में। मुकुल, न्यूनतम समर्थन मूल्य सिर्फ किसानों के उपज पर होता है जी। बाकी जितने भी उत्पाद देश में बनते हैं उनका सबका एमआरपी होता है। मतलब न्यूनतम अधिकतम मूल्य जी, मैक्सिमम
रिटेल प्राइस लिखा जाता है, सिर्फ एक यही किसानों की उपज है जिस पर न्यूनतम मूल्य लिखा जाता है जी। और यही न्यूनतम मूल्य के लिए मारामारी मचती है। हमारा प्रधानमंत्री बार बार ये कह रहा है कि हम भाई खरीदने को तैयार हैं, कहीं नहीं जा रही है, मंडी की व्यवस्था कहीं नहीं जा रही है, सरकार खरीदने से पीछे नहीं हट रही है। हम जो व्यवस्था कर रहे हैं, जो सुधार की बात की जा रही है, उसका पर्पज ये है कि किसान को एमआरपी मिले, उसको मैक्सिमम मूल्य कैसे मिले, एमआरपी से मतलब न्यूनतम मूल्य से ज्यादा मूल्य कैसे दिलाया जा सकता है, यह तब संभव है जब खरीदारों के बीच, जो खरीद करते हैं उनके बीच एक प्रतिस्पर्धा हो, उनके बीच कंपटीशन हो। अगर एक माल के खरीदार 3 आ जाएंगे तभी भाव बढ़ेगा, लेकिन अगर खरीदार ही एक है, तय है कि मोनोपोली है किसी की, कि पता है कि जो मैं माल बेचूंगा एक ही खरीदार बैठा हुआ है, सिर्फ यही खरीद सकता है, दूसरा खरीदने वाला नहीं है। हम मंडी में माल लेके जाते हैं, हमें तय है कि हमें यही अपनी ही मंडी में बेच सकते हैं, दूसरी मंडी में हम बेच नहीं सकते। हमारी मंडी जी, उसी व्यवस्था को बदलने की कोशिश अभी हालांकि सरकार ने तो कानून बना दिया है। बिल्कुल, जो बदलाव की बात हम कर रहे हैं स्पेसिफिकली, जैसा आपने कहा, जो व्यवस्था है ये बदल दी गई है, कृषि कानून अब हमारे सामने है। डॉक्टर सुरेशपाल, आपसे हम समझना चाहेंगे, जिस तरीके से अगर इसकी आर्थिकी की हम बात करते हैं, अगर एमएसपी में भी वृद्धि की गई है और पिछले 6 सालों के आंकड़े अगर देखें, जिस तरीके से वृद्धि हुई है, किसान के लिए कितना लाभकारी है? अच्छा भाव किसान को मिलेगा, उनके लिए लाभकारी है जी। लेकिन अभी जो एक सिचुएशन जो हमारे घरेलू बाजार में है, उसमें सिचुएशन ये है कि जैसे मैंने कहा कि हमारा जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है, अगर हम उसी की बात लें, 295 मिलियन टन जो हो गया, आगे और भी ज्यादा हो जाएगा, तो हमको इसमें से कुछ का हमको एक्सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। उसमें चावल भी आता है, दूसरी ओर जो फसल देखा जाए जिसका एफआरपी होता है शुगर केन, तो उसमें शुगर भी काफी प्रोडक्शन हमारा हुआ है जी। और बहुत सारी फसलें ऐसी हैं जिनका काफी उत्पाद है जी। बिल्कुल, जब तक इनका निर्यात नहीं करेंगे, डोमेस्टिक प्राइसेस हैं वो कम रहेंगे। और यही वजह है कि थोड़ा सा लोगों में संकोच है कि एमएसपी को हम कैसे किसानों को दे पाएंगे। हो सकता है कहीं चांसेस हो कि एमएसपी को नहीं मिला कुछ किसानों को, तो सरकार की कोशिश ये है कैसे हम अपने घरेलू बाजार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में जोड़ें। और उसमें जोड़ने का मतलब ये नहीं है कि उसकी जो विसंगति है हम अपने देश में लाएं, उसका मतलब ये है कि जो हमारे पास में सरप्लस है उसको हम एक्सपोर्ट करें, जिससे हमारे डोमेस्टिक प्राइसेस हैं वो और बेहतर हों और उससे किसानों को उसका अच्छा प्राइस मिले। बिल्कुल, एमएसपी तो कम मिले ही, उससे ज्यादा भी मिलना चाहिए क्योंकि लागत भी बढ़ रही है। डॉक्टर सुरेशपाल, अभी यहाँ जो वरिष्ठ पत्रकार हैं एसपी सिंह जी, उन्होंने कहा कि एक मोनोपोली जो है वो हमें नजर आती थी बाजार में, जो कि कहीं ना कहीं एक बड़ा अवरोधक है किसान को उसका शुद्ध लाभ मिलने के लिए। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कितना सहमत आप इससे? देखिए, इस विषय में चर्चा काफी पहले से चल रही थी, ये सरकार में भी चर्चा चल रही थी जी। जो हमारा एकेडमिक्स ग्रुप है, सर्किल है, उसमें भी ये चर्चा चल रही थी कि भाई अभी क्या है, हमारी एक मंडी, उसमें हमारे ट्रेडर्स हैं जी। लेकिन जो हमारा स्केल ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा है, काफी ज्यादा मात्रा में हम पैदा करते हैं, सभी फसलों को लें, तो इसलिए जरूरी है कि मार्केट जो है उसमें कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाई जाए जी। कुछ फसलें ऐसी हैं, खासतौर से उसमें फल भी आते होंगे, सब्जियां भी आती हैं, उनका बाजार उतना विकसित नहीं है, तो कैसी व्यवस्था हम कर सकते हैं जिससे बाजार में जो बायर्स हैं ज्यादा हो, मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े, और जैसे मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी तो प्राइसेस बेटर होंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया था कि भाई हम जो बिजनेस सेक्टर है उसमें चाहे निजी क्षेत्र के हों, प्राइवेट वाले हों या कोऑपरेटिव हों, वो इसमें पार्टिसिपेट करें। जैसे मिल्क में अमूल एक बड़ा अच्छा उदाहरण है जिसमें कोऑपरेटिव सेक्टर पार्टिसिपेट करता है और बड़ा अच्छा एक अरेंजमेंट वहां पे चल रहा है। तो ऐसे क्या बाकी कम्युनिटीज के लिए भी अरेंजमेंट आ सकते हैं, उस खास तौर से फलों के लिए, सब्जियों के लिए। तो ऐसी व्यवस्था की जाए कि उसमें जो हमारा बिजनेस सेक्टर है, किसी में भी हो, प्राइवेट से हो, पब्लिक से, कोऑपरेटिव से हो, उसका पार्टिसिपेशन बढ़े। और उनमें जो ये चेन है, अभी चेन क्या है कि अभी किसान कहीं बेचता है, मंडी में बेचता है, ट्रेडर्स खरीदते हैं, फिर वो किसी और को बेचते हैं और उसके बाद में फाइनल उसको जाते हैं। लेकिन काफी प्रोडक्ट ऐसे हैं जो सीधे प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को जाते हैं। एक जो उदाहरण सभी लोग आजकल दे रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी भी देते हैं, आलू का, उसमें जैसे उसकी प्रोसेसिंग होती है, बहुत सारी चीजें बनती हैं, कई उत्पाद हम तैयार कर सकते हैं। एक उसकी खास वैरायटी है। तो इस तरह से
वो वैरायटी वो पैदा करने चाहते हैं देश में और उसको खरीदना चाहते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि किसान और जो ये प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है और करीब आए, जिससे उनमें सीधी बात हो, प्राइस जो तय करना है वो सीधे तय करें और उसमें वेस्टेज कम से कम हो। तो इसमें दोनों को अगर फायदा होगा तो इस तरह के अरेंजमेंट अभी भी चल रहे हैं और आने वाले समय में हो सकता है और ज्यादा बढ़ेंगे। उसी के ध्यान रखते हुए ये सब जो कानून बदलाव किए गए। बिल्कुल डॉक्टर सुरेश पाल, जैसे आपने बताया जो नीति निर्माता हैं उनके अनुसार तो हम मान सकते हैं कि जो आने वाले समय की नीतियां हैं वो काफी हितकर होंगी हमारे किसानों के लिए। लेकिन किसानों के लिहाज से अगर हम देखें, कृष्णवीर जी आपसे हम जानना चाहेंगे ये कितना महत्वपूर्ण है मार्केट इंटेलिजेंस को अगर हम देखें, अगर बाजार के अनुरूप किसान अगर किसी फसल का उत्पादन ले रहा है उसका फायदा उसको मिलेगा। एमएसपी में अगर खासतौर से हम बात करें, जिस तरीके से वृद्धि की गई है, दलहन की बात की जाए, क्या ये एक बड़ा बदलाव साबित होगा आने वाले समय में? देखिए, ये तो सच्चाई है कि अभी तक जो बाजार था वो दलहन का, तिलहन का और मोटे अनाज का अनाज मंडी था। उसके अलावा कोई बाजार में बाहर बेचने का अधिकार नहीं था। किसान सीधे नहीं बेच सकता था। परिस्थितियां ये थी कि यदि कोई आटा चक्की भी है छोटे लेवल की तो किसान से वो सीधे नहीं खरीद सकता था। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं जी। अब बाजार खोला है सरकार ने। बाजार खोलने का मतलब है कॉम्पिटिटर होंगे, दूसरे बायर होंगे, तीसरे बायर होंगे, चौथे बायर होंगे। जब किसी चीज के ज्यादा खरीदार होते हैं तो उसमें मूल्य जो है उसमें एक मुकाबला होता है, दाम ऊपर उठता है और दाम बढ़ेगा तो उसका लाभ किसान को मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, जो सब्जी और फलों की परिस्थितियां अब तक थी वो पूरी तरह से सब्जी मंडी में किसानों का शोषण अब तक हो रहा था। किसान शाम को सब्जियां तोड़ता है, पूरी रात उसको थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके ग्रुप में सुबह सुबह मंडी पहुंचना पड़ता था। जब तक किसान को ये नहीं पता मंडी में किस भाव बिक रहा है और वो उसे कहा जाता है कि लौकी 4 रुपए किलो है, खीरा 3 रुपए है, करेला 5 रुपए है, शिमला मिर्च 6 रुपए है, आलू 3 रुपए है, टमाटर 2 रुपए। दुर्गति ये भी मैंने देखी है कि लासल गांव में प्याज 2 रुपए किलो पे नहीं खरीदी। मध्य प्रदेश में तो अभी 2 साल पहले नहीं, 1 साल पहले भी टमाटर मंडियों में फेंकना पड़ता है किसानों को। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, मेरा किसान भाइयों से आग्रह है कार्यक्रम के माध्यम से कि ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों को अपने ग्रुप खड़े करने पड़ेंगे। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए नाबार्ड भी उसमें आपका सहयोग करेगा। स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्शियम जो है वो भी आपके सहयोगी के रूप में काम करने के लिए सरकार ने खड़ा कर रखा। कृष्ण जी, अगर एफपीओ है हमारे पास तो हम इस बेहतर तरीके से समझ सकते हैं क्या जो हमारे न्यूनतम समर्थन मूल्य अगर कहीं किसान को नहीं मिल रहा क्योंकि जोत छोटी है, उपज भी कम है, तब शायद उसको नहीं मिल पाएगा। अगर एफपीओ हमारे पास है तो शायद हमें एमएसपी तक हमारा जो उपज है वो पहुंच सकेगी। उद्देश्य यही है कि एमएसपी से ज्यादा मुनाफा सरकार जो है चाहती है, किसान सीधे अपने माल को अगर उपभोक्ता से बेचेगा। मैंने अभी आपसे एक एग्जांपल दिया कि कोई भी सब्जी और कोई भी फल जो किसान मंडी में लेके आता रहा, ऐसा नहीं कि 22 फसलों से ही हम पूरे देश के बाजार को आंकेंगे, हमको पूरा देखना है आर्थिक रूप से किसान की स्थिति। तो वो जो चीज 4 और 5 रुपए किलो में किसान से खरीदी जाती है वो उसी दिन दोपहर को बाजार में उपभोक्ता तक पहुंचते पहुंचते 20 रुपए नहीं 25 रुपए 30 रुपए कैसे हो जाती है। तो जो 5 रुपए से 30 रुपए हो जाते रहे हैं अब तक, उससे उस मुनाफे में किसान का हिस्सा कैसे बढ़े, किसान को उसका लाभ कैसे मिले, सरकार की नीति और नियत, सरकार की सोच पूरी तरह से इसमें किसानों को आगे बढ़ाने की, भागीदारी बढ़ाने के लिए है, जिससे किसान जो है आर्थिक रूप से लाभ प्राप्त कर सके। जी बिल्कुल, आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए हम मान सकते हैं। डॉक्टर सुरेश पाल, यहाँ आपसे हम समझना चाहेंगे जो हाल ही में हमारी जो रबी सीजन के लिए जो हम कह सकते हैं एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है, इसके जरिए अगर देखा जाए, क्योंकि लंबे समय से मांग चल रही थी और खासतौर से दलहन के अगर आंकड़े हम देखते हैं वहाँ पे अच्छा खासा प्रतिशत जो है वो बढ़ता नजर आता है, साथ ही मोटे अनाज में भी अच्छी खासी वृद्धि है। हाँ देखिए, इसमें ऐसा है, सरकार ने जो बात करते हैं हम दलहन और तिलहन की, इनके जो एमएसपी में काफी बढ़ोतरी की गई है। वो एक तो बढ़ोतरी आई है कि जब सरकार ने घोषणा की हम लागत का 1.5 गुना उनको देंगे। दूसरा, क्योंकि दलहन में सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे, हम इंपोर्ट करते थे, तो उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने इनका काफी एमएसपी बढ़ाया है और उसी का नतीजा ये है कि दलहन के उत्पादन में देश में काफी वृद्धि हुई है और उसमें जो हमारा इंपोर्ट होता था उसमें काफी कमी आई है। तो ये तो निश्चित रूप से वैसे भी देखने में मिलता है और काफी इस पे लोगों ने जो
से अध्ययन भी किया है, एमएसपी का एक प्रभाव तो किसानों की उत्पादकता पर सीधा पड़ता है। जी बिल्कुल। तो उनको पता चल जाता है कि ये प्राइस इसके आसपास हमको मिलने वाला है, और बाजार में जब भी वो जाते हैं तो कहते हैं कि हमें एटलीस्ट एमएसपी तो मिले, उसके आसपास कुछ मिले, उससे कम नहीं मिलना चाहिए। तो एक तरह से उनको ये एक सपोर्ट मिलता है कि इतना एक तरह से सरकार ने तय किया है कि किसानों का हक है कि वो एमएसपी को बाजार में लें, तो एक बार्गेनिंग पावर भी मार्केट में उसकी बढ़ती है। जी बिल्कुल। देखिए किस तरीके से एक पूरी व्यवस्था जो है उसको यहाँ पर हम कह सकते हैं दुरुस्त किया जा रहा है, और लगातार एमएसपी जो है उसमें वृद्धि हुई है, जिसका फ़ायदा जो किसान है उनको रबी सीजन में मिल सकेगा। पिछली बार की भी अगर बात की जाए तो जैसा कि डॉक्टर सुरेश पाल बता रहे थे कि जो उत्पादन है उसमें वृद्धि होती है। धान को अगर देखा जाए तो एक अच्छा उदाहरण हमारे सामने है, जिस तरीके से उपज में इस बार जो वृद्धि का अनुमान जताया गया है, क्योंकि एमएसपी में वृद्धि की गई थी। और कोशिश यही कि हर एक जो फसल है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है किसान के लिहाज से, ना सिर्फ उपज अच्छी हो बल्कि उसका दाम भी किसान को अच्छा मिल सके। आगे भी इस विषय पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन यहां फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। विचार विमर्श में लगातार हम बात कर रहे हैं एमएसपी को लेकर, कैसे किसानों के लिए सौगात है। और सीएसीपी के चेयरमैन जो हैं प्रोफेसर विजयपाल शर्मा, वो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खासतौर से अगर देखा जाए, प्रधानमंत्री को खुद ये कहना पड़ा कि एमएसपी कहीं नहीं जाएगा, अभी भी है और आगे भी रहेगा। खुद कृषि मंत्री इस बात को कई बार कह चुके हैं। ये जो भ्रांति फैला दी गई, ये जो झूठ फैला दिया गया किसानों के सामने, ये किस तरह की चुनौती आपको लग रही है, और यहाँ जो किसान है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो किसान भाइयों और बहनों को ये संदेश देना चाहता हूं कि हम जो है आंकड़ों के बेसिस पे जो है हम एक बात करें। जैसे मैंने कहा कि पिछले 5 साल में जो है वो हमारे गेहूं की जो प्रोक्योरमेंट हुई है उसमें 70% की वृद्धि हुई है। और जो हमारे जो बेनिफिशियरी फार्मर, जो किसान हमारे जो गेहूं जो मान लीजिए हमारे प्रोक्योरमेंट एमएसपी में जो बेचते थे वो 20 लाख से बढ़कर जो है लगभग 44 लाख के लगभग हो गए हैं, तो दुगना से ज्यादा हो गए हैं। इसी तरीके से अगर आप गेहूं पैडी की बात करेंगे तो उसमें मैंने कहा कि कम से कम 50% की वृद्धि हमारी प्रोक्योरमेंट में हुई पिछले 5 साल में। और जो हमारे किसान जो 75-76 लाख इसका लाभ उठाते थे आज से 5 साल पहले, वो इस साल बढ़कर जो है वो संख्या जो है 1,12,21 लाख के लगभग हो गई है। तो हमें ये मानना चाहिए कि सरकार जो है बिल्कुल कटिबद्ध है, बिल्कुल प्रतिबद्ध है कि हम एक लाभकारी मूल्य घोषित करेंगे, और उसके साथ ही साथ ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे किसान को वो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो एक लाभकारी मूल्य जो मिले। और इस चीज का आश्वासन जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार दिया है। हमारे माननीय कृषि मंत्री जी ने कई बार कहा, उन्होंने कहा कि जो हमारा न्यूनतम समर्थन मूल्य और प्रोक्योरमेंट जो है वो पहले भी था, आज भी है, और वो आगे भी रहेगा। और मुझे लगता है कि हमारे किसान भाई जो है वो पिछले 5-6 साल का जो एक रिकॉर्ड है उसके हिसाब से वो देखेंगे कि हमने अभूतपूर्व एक इसमें जो है एक इम्प्रूवमेंट करी है, चाहे वो प्रोक्योरमेंट की हो या चाहे आपके किसानों को लाभ पहुंचाने की बात हो। और आइए एक बार फिर यहाँ रुक कर लेते हैं। डॉक्टर सुरेश पाल का लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुरेश, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि जो हमारी तिलहनी कृषि जिनसें हैं, दलहन की हैं, किस तरीके से ना सिर्फ उद्देश्य ये भी है कि जो उसके उत्पादन है, जो उपज है, उसको भी हम बढ़ा सकें, लेकिन हमारे देश में छोटे और जो सीमांत किसान हैं उनका आंकड़ा काफ़ी बड़ा है, उनकी संख्या ज़्यादा है। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो एक समस्या किसानों की यही रहती है कि जो एमएसपी बढ़ी है उसके साथ साथ कहीं ना कहीं महंगाई भी बढ़ जाती है, लागत भी बढ़ जाती है। इस लिहाज से अगर देखा जाए, कैसे हम मान सकते हैं कि संतुलित जो है, एक संतुलन जो है वो बाजार में हम बना सकेंगे? देखिए, ऐसा है, जो एमएसपी डिसाइड होता है उसके बहुत सारे पैरामीटर होते हैं जी। बाकी में घरेलू बाजार की क्या एक स्थिति है और जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है उसकी क्या स्थिति है, एक मापदंड ये भी होता है। लेकिन दूसरा इसके जो खास पहलू होता है जिसके ऊपर ये डिसाइड किया जाता है कि कितना एमएसपी होना चाहिए, उसमें देखते हैं कि किसान जो दाम देता है अपने इनपुट्स को खरीदने का, चाहे इसमें खाद हो,
बीज हो, दवाई हो, डीजल हो, जितने भी वो इस्तेमाल करता है संसाधन इसमें, यानी सारी लागत को पहले देखा जाता है। हाँ, उसको देखें कि उसका जो प्राइस, उसके जो प्राइस हैं, और सरकार जो एमएसपी डिसाइड करती है उसके थ्रू जो किसान को जो प्राइस मिलने वाला है उसमें एक पैरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो इनपुट के प्राइसेस तो बहुत ज्यादा बढ़े हैं और आउटपुट प्राइसेस बहुत कम बढ़े हैं, तो उसमें ये सारी प्रॉब्लम होती हैं। तो उसी को देखते हुए पैरिटी मेंटेन की जाती है कि किसानों को नुकसान ना हो। अगर हमारे प्राइसेस ज्यादा बढ़े, आउटपुट के प्राइसेस उतने ना बढ़े, तो हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है कि किसानों की जो एक तरह से प्रॉफिटेबिलिटी जिसको हम बोलते हैं, जो रिटर्न्स उनको मिलते हैं वो उतने नहीं होते, वो नुकसान में रहते हैं। तो ये कोशिश है सरकार की कि जो कॉस्ट है उसको कवर करें और उसके साथ में थोड़ा जो उसका मेहनत होती है, उसकी खुद की मजदूरी है, वो भी उसमें कवर हो जाए। तो ये बेसिस रहता है। और इधर के हाल में हम देखेंगे जो बाकी रिपोर्ट्स आई हैं सीएससीपी की, उसमें ये है कि जो ज्यादातर उत्पाद हमारा होता है वो एमएसपी में कवर हो जाता है उसमें लागत में। तो एक तरह से बड़ा सकारात्मक एक बदलाव एक पॉलिसी में सरकार के आया है कि हमारा ज्यादातर उत्पाद की जो लागत है वो एमएसपी से कम रहती है। तो इसलिए बड़ी अच्छी बात हमको देखने को मिली। जी, यानी लागत कम रहती है, एमएसपी हमारा उससे ज्यादा हमें मिलता है, हमारे जो किसान हैं उनको मिलता है। एसपी सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, एमएसपी जो डिसाइड हो रहा है या जिस तरह किया जा रहा है उसमें हो क्या रहा है कि इनपुट कास्ट लगातार बढ़ रही है जी, और एमएसपी उसके आधार पर एमएसपी भी कब बढ़ना तय है, जो फार्मूला है अगर उसके हिसाब से बढ़ता जाएगा किसानों को लाभ कैसे होगा। नंबर एक सबसे पहला उद्देश्य सरकार का यह है और होना भी चाहिए कि किसान का वो फायदा कैसे हो। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि कैसे इनपुट कास्ट घटे ताकि उसकी खेती की लागत कम हो। लेकिन जब उसकी खेती की लागत घटेगी तो उसको फायदा ज्यादा होगा। नहीं तो होगा क्या कि एक और तो आपने अगर एमएसपी बढ़ा दिया और एमएसपी पर एक लिमिट आपने बना दिया कि 6 करोड़ टन, तो 6-6.5 करोड़ टन सरकार को अपने पीडीएस के लिए जो राशन प्रणाली में अनाज बांटा जाता खरीदना ही खरीदना है जी। बाकी बाजार का मिजाज खराब रहता है। उसके बाद हालत यह होती है या तो किसान को बाकी का मूल्य नहीं मिलता, वो मूल्य नहीं मिलेगा, या मूल्य मिलेगा तो महंगाई बढ़ी रहेगी। सुरेश जी से जान लेते हैं। सुरेश जी, अगर एमएसपी की हम बात करें और एमएसपी पर ही जो किसान अपनी फसल को ना बेच पाए या उससे कम में भी भाव चला जाता है, ऐसी स्थिति में क्या प्रावधान किसान के लिए? के लिए तो बाजार एक व्यवस्था है। सबसे पहले तो मैंने कहा कि हमको ये डिमांड सप्लाई हमको जब देखना पड़ेगा, उसमें ये आइडिया हो जाता है कि कितना प्राइस प्रिवेल करेगा जी। तो पहली चीज है इसमें हम सरप्लस हैं उसको हम एक्सपोर्ट करें। जब तक एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, कितना भी हम उसमें प्रोसेस पे फोकस करें कि एमएसपी मिले, उसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाए, क्योंकि डिमांड उतनी नहीं होती जितनी सप्लाई होती है। तो इसलिए एक्सपोर्ट करना बहुत जरूरी है और इसीलिए सरकार कहती है कि हमको एक्सपोर्ट करना है और जल्दी से जल्दी इसको जो है हमको दुगना एक्सपोर्ट करें, जिससे किसानों को उसका सीधा जो है उसको लाभ मिले जी। दूसरा, उसके में सरकार ने एक और व्यवस्था चलाई थी, उसमें राज्यों से कहा गया था कि आप इसको देखिए, गौर करिए, आपके लिए कौन सी अच्छी इसमें से व्यवस्था हो सकती है। उसको बोलते हैं हम पीएम आशा। एक पहले उसमें ऑप्शन दिए गए थे गवर्नमेंट ने कि प्राइस, उसमें मार्केट प्राइस सपोर्ट स्कीम उसमें दी गई थी, उसमें प्राइस जिसको भावांतर बोलते हैं उसका एक उसमें बात की थी, और प्राइवेट स्टॉकिस्ट को लाने की बात की गई थी। और उसमें ये राज्य सरकारों को कहा गया था कि आप देखिए इसमें कौन सा आपके लिए उचित रहेगा। लेकिन उसका रेस्पॉन्स सरकारों से मुझे लगता है, आंकड़े तो मेरे पास में नहीं है, लेकिन उतना उत्साहजनक नहीं रहा जितनी की उनसे अपेक्षा की गई थी। और इन सब की मंशा यही थी कि किसानों को कम से कम उनका जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो तो मार्केट में मिलना चाहिए, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए था। हालांकि कश्मीर जी, अगर देखा जाए, क्योंकि कई किसान ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि लागत हमने अपने बलबूते कम की है, तकनीक को हमने अपनाया है, लेकिन यहाँ उम्मीद जो है वो हमेशा रहती है कि और किस तरीके से जो लागत है वो कम रहे और मुनाफे को हम ज़्यादा कर पाएँ। देखिए, वर्तमान परिस्थितियां जिस तरीके से केमिकल साइंस मॉडल पे हम चल रहे हैं, उसमें उर्वरकों का भी प्रयोग कर रहे हैं, बीज के बाद उर्वरकों के साथ सिंचाई के संसाधनों का भी बराबर प्रयोग किया जा रहा है, कीटनाशकों का भी प्रयोग फसल को बचाने के लिए कर रहे हैं किसान जी। तो उनकी लागत जिस तरीके से इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है, एसपी सिंह जी ने सही कहा कि काम करना चाहिए, लागत को
कम करने के लिए, उत्पादन की लागत कम करने के लिए, उत्पादकता बढ़ाने के लिए, तभी किसान आर्थिक रूप से जो है लाभ प्राप्त कर पाएगा। सरकार ने एमएसपी को जारी रखा है, खरीद को पूरी तरह सुरक्षित कर रही है सरकार ने उन व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए काम किया है, लेकिन इसमें अभी आगे और भी सुधार की गुंजाइश है, सुधार करना पड़ेगा। यदि बाजार में किसानों को इसमें दिक्कत होगी तो सरकार को व्यवस्थाओं को बदलाव करने के लिए हो सकता है एक समय आए और किसानों की जरूरत को देखते सरकार और आगे सुधार की ओर अग्रसर हो। बिल्कुल, सुधार लगातार यहाँ किए जा रहे हैं। डॉक्टर सुरेश, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से जो 23 हमारे कृषि एजेंसी जिसके न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाया गया है, लेकिन अगर सरकारी खरीद के आंकड़े हम देखते हैं, यहाँ पर सुधार की आवश्यकता शायद ज्यादा नजर आती है। किस तरह का बदलाव हम मान सकते हैं यहाँ पर होगा, क्योंकि जब हम मांगेंगे कि सरकारी खरीद हमारी बढ़ रही है तभी ज्यादा फायदा एमएसपी का भी हमें मिल सकेगा। नहीं, उसमें 2-3 बातें जो हुई हैं उसमें काफी अच्छी बातें हैं। पहली बात तो ये है कि राज्यों को भी कहा गया है कि आपकी जो एजेंसीज हैं आप उनको जो है इस्तेमाल करिए, वो किसानों से खरीदें। और कुछ राज्यों ने काफी जो उनकी जो एजेंसीज हैं उनके थ्रू काफी प्रोक्योरमेंट किया है। पहला तो उसमें पॉजिटिव डेवलपमेंट ये है। दूसरा पॉजिटिव डेवलपमेंट ये है कि जो सरकारी जितनी भी एजेंसीज हैं वो खरीदती थी तो उनको पेमेंट में और जो मेथड ऑफ पेमेंट होता था उसमें काफी समय लगता था, लेकिन उसमें ये कहा गया है कि उसमें जनरली ये कहते हैं कि डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट है, कि किसानों से आप खरीदिए और उसको जो है ना एक तरह से ऑनलाइन सिस्टम कर दीजिए। ऑनलाइन सिस्टम ये कर दीजिए कि आप जितना किसान उसमें माल लाएगा उसको प्रॉपर रिकॉर्डिंग होगी और उसको किसान को जो पेमेंट होगा वो ऑनलाइन होगा, सीधे खाते में जाएगा। एक तरह से ट्रांसपेरेंसी पूरी प्रोसेस में होनी चाहिए और इसी दिशा में जो सरकार प्रयास कर रही है। कुछ ही राज्यों ने ऐसी व्यवस्था की है, लेकिन सभी में ऐसा हो जाना चाहिए। अब तो हमारी आईसीटी काफी डेवलप्ड है, जी बिल्कुल बन गई है मंडियों में, और जो हमारी सरकारी संस्थाएं उनमें तो हैं ही। तो ये इस तरह की व्यवस्था वहाँ पे होनी चाहिए और उनका जो भाव है वो सबको पता भी होना चाहिए कि बाजार में इस तरह से भाव चल रहा है। सरकार ने इनाम बनाया है, इस तरह से ट्रेडिंग सिस्टम भी है। तो ये सारी जो मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करना, किसानों को उसकी जानकारी मार्केट की मुहैया कराना, तो मैं समझता हूँ कि अपने आप में एक बड़ा बदलाव कृषि बाजार व्यवस्था में होगा जिसकी हमको भरसक प्रयास करने चाहिए। जी बिल्कुल, एक बड़े बदलाव की तरफ लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। एसपी सिंह जी, अगर देखा जाए कड़ी दर कड़ी जो उम्मीदें लगातार किसानों की चलती रही हैं, एमएसपी की बात की जाए, बाजार की बात की जाए, क्या हम मान सकते हैं कि भले ही जो रफ्तार है उतनी शायद तेज़ नहीं है, क्योंकि बहुत सोच समझ कर हम कह सकते हैं जो नीतियाँ हैं वो बनाई जाती हैं और उसी हिसाब से फिर एक निश्चित रफ्तार रखी जाती है, लेकिन एक सकारात्मक दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, सरकार जब नीतियाँ बनाती है तो किसके लिए बनाती है? नीचे के किसान तक पहुँचे, किसान के लाभ के लिए नहीं, किसान के साथ साथ उसके साथ उपभोक्ता भी है। किसान एक उपभोक्ता भी है, सिर्फ किसान अपने उपज नहीं बेचता, वो खरीदता भी बाजार से है। जी। तमाम ऐसे किसान हैं जो डेफिसिट में होते हैं, वो अनाज पैदा करते हैं लेकिन अनाज बाद में खरीदते भी हैं, अपने खाने के लिए भी खरीदते हैं। छोटे किसानों की संख्या बहुत ज्यादा है इस देश में। जी। ऐसे में स्थिति मैंने कहा ना कि लागत को घटाना सबसे बड़ा उपाय है, नंबर 1। दूसरी चीज की किसान, एक चर्चा चल रही है पूरे देश में कि एमएसपी खत्म हो जाएगा, खरीद नहीं करेगी सरकार। सरकार जाएगी कहां? सरकार तो कानून बना के बैठी हुई है जी, खाद्य सुरक्षा अधिनियम बना के बैठी हुई है। 6 करोड़ टन तो उसे खरीदना ही खरीदना है, वो भाग के कहां जा सकती है? सरकार हाथ खड़े नहीं कर सकती, सरकार को खरीदना एक मजबूरी है और कानूनी मजबूरी है। इसलिए यह कह देना कि सरकार भाग जाएगी, हमें लगता है पॉलिटिक्स हो रही है जी, बिल्कुल। और यही बात बार बार प्रधानमंत्री कह रहे हैं, सरकार कह रही है, और हकीकत यही है कि सरकार हाथ खड़े करके कहीं जाने वाली नहीं है। जी बिल्कुल। यहाँ कृष्णवीर जी, आपसे भी मैं जानना चाहूँगा, जिस तरीके से डॉक्टर सुरेश पाल ने भी कहा कि कोशिशें लगातार जारी हैं और हम यही प्रयास कर रहे हैं जो किसान का शुद्ध लाभ है वो उसको मिल सके, ना सिर्फ लागत का जो 1.5 गुना है वो तो मिले ही, बल्कि और भी जो लाभ है जो पहले शायद बिचौलिए ले जाते थे वो लाभ किसान को मिल सके। देखिए, सरकार ने सुधार के कार्य अब जो कानून बनाया है इसमें 3 बातें बहुत स्पष्ट हैं जी। पहली बात, जो एमएसपी की व्यवस्था अब तक चली आ रही थी, किसान भाइयों को ये समझना होगा कि सरकार उसके लिए बाध्यता अपना रही है। सरकार खाद्य सुरक्षा अधिनियम सरकार का कानून है, सरकार अपने कार्यक्रम को बराबर जारी रखे हुए है। ये धोखा किसानों को जो राजनीतिक दल दे रहे हैं गलत है, इस धोखे में ना आए। दूसरी बात, जहां तक सवाल है खरीद पूरी होगी, बाजार आपके लिए इसलिए खोलना बहुत जरूरी था कि अब तक मंडियों में जिस प्रकार से शोषण होता रहा है आपका, उससे मुक्ति मिलेगी। मेरा किसान भाइयों से निवेदन है
कि आप इस धोखे से बाहर आए। एमएसपी बराबर सुनिश्चित है, गारंटी जैसे थी वैसे है, खरीदी बराबर जैसे हो रही थी वैसे होगी, और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं बराबर जारी रहेगी। कानूनी व्यवस्थाएं हैं और एमएसपी प्रशासनिक व्यवस्था से करती है सरकार, कोई इसमें नहीं लिखना था इस कानून से। कोई ये कानून तो बाजार को खोलने के लिए सरकार ने बनाया है, किसानों को बाजार में आगे बढ़ाने के लिए, आपकी हिस्सेदारी के लिए, आपको और लाभकारी मूल्य हो, ज्यादा कंपटीशन हो आपका, तब किसानों को लाभ होगा। इसलिए सरकार ने ये नए 3 कानून बनाए हैं। और जो ठेका खेती में किसान की अपनी मर्जी है, जबरदस्ती नहीं है, आपकी इच्छा होगी आप पैदा करेंगे, ठेका करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हमारे हित में है। बिल्कुल, ये देखिए बदलाव जो है व्यवस्था में किया जा रहा है, ना कि उसको पूरी तरीके से खत्म किया जा रहा है। मैं चाहूंगा एसपी सिंह जी आपकी भी एक छोटी सी टिप्पणी यहाँ आखिर में। देखिए, इस पूरी व्यवस्था को बदलने के लिए या किसानों की स्थिति में सुधार लाने के लिए, या कह सकते हैं कि कारगर तरीके से इफेक्टिव एमएसपी कैसे लागू होगी, उसके लिए तो 3 मुझे समझ में जो आया उसमें यह है कि सबसे पहली जरूरत है कि डिमांड बेस्ड खेती, जैसी उपभोक्ता में मांग हो उस तरह की खेती। ये तभी संभव है जो सरकार ने सुधार किया, उसी दिशा में किया हुआ सुधार है कि ग्राहक कैसा चाहिए, जो बल्क बायर है, जो उपभोक्ता तक लेके माल जाता है वो किसान तक पहुंचे, उसके फार्म पे पहुंचे कि नहीं भाई टमाटर नहीं, हमें मूली की खेती करके दो, हमें गाजर की खेती करके दो, हमें हरी मटर चाहिए, हमें पीली मटर चाहिए, नंबर 1 उसकी तरह से चाहिए। यानी किसान उस तरह की खेती करे जैसी मांग हो ताकि उसे लाभ हो सके, नंबर 1। ये दूसरी बात, डाइवर्सिफिकेशन होना जरूरी है। हमारे बाप दादा खेती करते थे, धान गेहूं, हम भी धान गेहूं करे जा रहे हैं, आगे भी धान गेहूं की इतनी अफरात मात्रा हो चुकी है जिसकी अब इस देश में खपत नहीं हो रही है, और हम उसी पर तुले पड़े हैं। लागत ज्यादा है और कमाई कम है। हो सकता है कि एक ऐसी बेहतर खेती, ऐसी फसलों की भी खेती की जा सकती है जिनमें कम लागत हो लेकिन फायदे ज्यादा हो। चलिए सर, हमें आगे बढ़ना होगा। एक पॉइंट और, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक कॉन्सेप्ट ये लेके आया गया कि जिस जिले में, जिस क्षेत्र में, जिस क्लाइमेटिक जोन में जिस तरह की खेती कम लागत से बेहतर होती है, क्यों ना उसकी खेती की जाए। ये है व्यवस्था। हमें लगता है एक जिला एक उत्पाद। यानी फिलहाल हमारे तमाम विशेषज्ञ, आप सभी ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी इस कार्यक्रम में साझा की। डॉक्टर सुरेश पाल, साथ ही हमारे दोनों स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञ कृष्णवीर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, साथ ही एसपी सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। आप सभी ने महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की और बताया कि जो एमएसपी है किस तरीके से किसानों के लिए सौगात है, और किसानों को जानना होगा कि कैसे वो अपने अधिकार को और ज्यादा सशक्त कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। उनके साथ अब सरकार कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है, लेकिन सिर्फ आवश्यकता है तो जानकारी की, जो लगातार इस मंच के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल विचार विमर्श में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। कृषि उपज से आत्मनिर्भरता, इन्वेस्टमेंट छोटे शहरों में भी आए को दुगना करने में सक्षम है।